दुनिया की करीब 30% आबादी और कुल 26 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले 15 एशिया पैसिफिक देशों ने 15 नवंबर को दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड एग्रीमेंट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP साइन कर लिया है। इन 15 देशों में आसियान देशों के 10 मेंबर हैं, जैसे कि ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लोआस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। उसके अलावा चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड एग्रीमेंट से भारत बाहर है, जबकि RCEP की नींव डालने वाले 16 देशों में भारत भी शामिल था। बाकी के 15 देशों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, पर भारत ने ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड एग्रीमेंट RCEP के बारे में सब कुछ, और साथ में आप जानेंगे कि इस एग्रीमेंट में भारत शामिल क्यों नहीं हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूं, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। जब एशिया पैसिफिक के 15 देश RCEP डील साइन कर रहे थे तो उसमें भारत शामिल नहीं था। इस न्यूज के बाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान काफी खुश नजर आ रहा है। उसे लग रहा है कि चाइना ने भारत को आइसोलेट कर दिया, जबकि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि चाइना ने पाकिस्तान को इस एग्रीमेंट में शामिल क्यों नहीं किया। उन्हें चिंता यह है कि भारत इस ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर क्यों है। हद है। वैसे उनकी चिंता को मैं इस न्यूज से खत्म कर देता हूं, और वो न्यूज ये है कि RCEP ने भारत को ऑब्जर्वर मेंबर बना दिया है, जबकि भारत ने इसके लिए बोला भी नहीं था। RCEP ने यह भी बोला है कि भारत कभी भी चाहे तो वो RCEP का परमानेंट मेंबर बन सकता है, उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, और अगर भारत मेंबर बनता है तो ये RCEP के लिए भी अच्छा होगा। तो शायद इस न्यूज से उन लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भारत को किसी ने आइसोलेट नहीं किया है, भारत ने खुद ही इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। भारत ने ये एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं किया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये RCEP एग्रीमेंट है क्या। RCEP ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसका मतलब ये है कि इस एग्रीमेंट में शामिल सभी देश अपने अपने देश का मार्केट RCEP के मेंबर्स कंट्री के लिए ओपन करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स पे लगे हुए टैरिफ को कम करेंगे, जिससे देश आपस में आराम से ट्रेड कर पाएंगे और एक दूसरे के देशों में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जो वो पहले टैरिफ की वजह से नहीं कर पा रहे थे। RCEP पहली बार 2011 में 19th आसियान समिट में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद 2012 में इसकी पहली मीटिंग हुई, 2013 में कंट्रीज के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ, और 2020 को ये 15 देशों के बीच साइन हो गया। RCEP को बनाने का मेन एम एशिया पैसिफिक देशों के बीच ट्रेड को बढ़ाना है और इमर्जिंग इकोनॉमीज को डेवलप करना है। पहली बार जापान और चाइना के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, और यही सेम सिचुएशन साउथ कोरिया के साथ भी है। पहली बार इतने सारे देशों ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये ट्रेड एग्रीमेंट तो बहुत अच्छा है, अगर भारत इसे साइन कर लेता तो इससे भारत को भी बहुत फायदा होता। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कहावत सुनी होगी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वही हाल इस RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का है, और इसीलिए भारत ने अपने आप को इस ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर कर लिया। अब जानते हैं कि भारत ने अपने आप को RCEP से बाहर क्यों कर लिया। तो इसका पहला और सबसे मेन रीजन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ने जब जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है तब तब उसे नुकसान हुआ है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जैसे ही भारत ने दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, उसके बाद से भारत का इन देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, पर इंपोर्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। मतलब भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद सामान ज्यादा बेचा है, पर खरीदा उसे कहीं ज्यादा है, और उसके चलते भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, चाहे वो आसियान देशों के साथ हो, जापान के साथ हो या साउथ कोरिया के साथ हो। ऐसा इसलिए देखने को मिला है क्योंकि इन देशों का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत से बहुत स्ट्रांग है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इन देशों को भारत का बड़ा मार्केट मिल चुका है, जिसके चलते भारत चाह के भी इन देशों पे टैरिफ नहीं लगा पा रहा है, और इसी के चलते भारत में इनका सामान ज्यादा बिक रहा है। इसीलिए भारत नहीं चाहता है कि वो RCEP का मेंबर बने, क्योंकि इससे भारत को ही नुकसान होगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि भारत ऑलरेडी RCEP के मेंबर के साथ ट्रेड में 105 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट झेल रहा है। 105 बिलियन डॉलर का सामान भारत इन देशों से ज्यादा मंगा रहा है। आप मान सकते हैं कि भारत को हर साल 105 बिलियन डॉलर का लॉस हो रहा है। तो अगर भारत RCEP ज्वाइन करता तो भारत का ये लॉस और बढ़ जाता। भारत ऑलरेडी आसियान कंट्रीज, जापान और साउथ कोरिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, तो इन देशों को भारत के RCEP में आने या ना आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भारत के साथ इनकी ट्रेड चलती रहेगी, पर बाकी के RCEP मेंबर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना को भारत के RCEP ना ज्वाइन करने से इन देशों को भारत का मार्केट नहीं मिल पाएगा। भारत को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से कोई दिक्कत नहीं है। भारत की मेन प्रॉब्लम चाइना है। चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत का मार्केट चाइना के हाथों में चला जाएगा।
चाइना अपने सस्ते प्रोडक्ट को भारत में इतना डंप करेगा कि भारत की डोमेस्टिक कंपनीज ही खत्म होने लगेंगी। जैसे आपको स्मार्टफोन मार्केट में दिखने को मिल रहा है, वैसा सेम हर सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए भारत ने मेन चाइना के कारण ही RCEP को ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा भारत ने RCEP को ज्वाइन करने से पहले अपनी कुछ शर्तें सामने रखी थी। जैसे कि भारत ने कहा था कि हम टैरिफ को कम करेंगे, पर जो बेस ईयर होगा वो 2013 नहीं 2019 होगा। 2013 से 2019 तक जो टैरिफ था वो एज इट इज रहेगा। 2019 के बाद से जो टैरिफ लगाए भारत उसे कम करेगा। इसके अलावा भारत ने एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म सेट करने को कहा था। इसका मतलब यह है कि अगर कल को चाइना सीमेंट, स्टील या कोई और आइटम सस्ते दामों पर इंडियन मार्केट में डंप करने लगता है तो उसे रोकने के लिए और इंडियन कंपनीज को बचाने के लिए भारत सरकार उस समय इंपोर्ट को रोक सकती है। इसके अलावा भारत ने एक और प्रपोजल सामने रखा था, रूल्स ऑफ ओरिजिन का। इसमें भारत ने कहा था कि सभी देशों को प्रोडक्ट के कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए। इससे प्रोडक्ट की डंपिंग को रोकना आसान हो जाएगा। मान लो कल को चाइना बहुत ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस कर लेता है और वो इंडियन मार्केट में डंप करने लगता है। भारत सरकार इंडियन कंपनीज को बचाने के लिए चाइना से सीमेंट लेना बंद कर देता है। तो यहाँ पे चाइना अपनी सीमेंट बेचने के लिए मलेशिया, थाईलैंड या किसी और देश का सहारा ले सकता है। चाइना को सिर्फ ये करना होगा कि वो इन देशों में सीमेंट डंप करेगा, फिर वहां से वो इंडियन मार्केट दोबारा एक्सेस कर सकता है, जैसे चाइना हांगकांग के जरिए करता है। तो उसे रोकने के लिए भारत ने कहा कि प्रोडक्ट्स के कंट्री ओरिजिन के प्रॉपर रूल्स होने चाहिए। इससे सेम कंट्री का प्रोडक्ट बार बार इंडियन मार्केट में नहीं आएगा। इसके अलावा भारत ने कहा कि जिस तरह प्रोडक्ट्स की ट्रेड में टैरिफ कम होगा, उसी तरह सर्विसेज में भी टैरिफ कम करना चाहिए। जिस तरह प्रोडक्ट की मूवमेंट होगी, उसी तरह सर्विसेज की भी मूवमेंट होगी। भारत ने यह प्रपोजल इसलिए दिया क्योंकि भारत IT सर्विसेज में बहुत अच्छा है। अगर RCEP में यह प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो भारत को इन देशों का मार्केट मिल जाएगा। साथ में इंडियंस को इन देशों में काम करने के लिए वर्क वीजा भी आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा भारत ने कहा कि हम समय समय पर इंडियन मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट पे टैरिफ भी बढ़ा सकते हैं। और साथ में सिक्योरिटी इशू को देखते हुए भारत ने यह कहा कि जो भी भारत की तरफ से ट्रेड होगी उसका डाटा भारत अपने यहाँ ही स्टोर करेगा। डाटा स्टोरेज का प्रॉपर लॉ होना चाहिए और हर देश का डाटा उसी देश में स्टोर होना चाहिए। भारत ने RCEP में जितने भी प्रपोजल दिए थे उसे RCEP के मेंबर्स कंट्रीज ने नहीं माना, तो भारत ने भी इससे पुल आउट कर लिया। इसके अलावा भारत के RCEP से हटने के और भी बहुत से इंटरनल रीजन थे, जैसे कि RCEP में भारत के शामिल होने के खिलाफ किसान देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। खासकर किसान संगठन कड़ी आपत्ति जता रहे थे। किसानों का कहना था कि अगर ये डील होती तो देश के 1/3 बाजार पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का कब्जा हो जाता और भारत के किसानों को इनके प्रोडक्शन की जो प्राइस मिल रही है उसमें गिरावट आ जाती। यही सेम बात डेयरी प्रोडक्ट्स के फार्मर भी कह रहे थे। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा चलाए गए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे भी इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। तो इन सब रीजन के चलते भारत ने RCEP को ज्वाइन नहीं किया। RCEP से सबसे ज्यादा फायदा चाइना को ही होना है, क्योंकि चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दूसरे देशों के मार्केट को खा जाता है और ये आपको देखने को भी मिलेगा। RCEP में जितने भी छोटे देश हैं, इस डील के बाद आने वाले 5 सालों में उन देशों का मार्केट चाइना के हाथों में होगा और वो देश चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम को RCEP से नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये देश भी मैन्युफैक्चरिंग हब है। रही बात ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की, तो इन देशों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि उनके यहाँ आबादी ज्यादा नहीं है और उनकी डोमेस्टिक कंपनी बहुत स्ट्रांग है। इस एग्रीमेंट में ना होने से भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। रही बात चाइना की, जो कह रहा है कि भारत आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बस को मिस कर रहा है, तो देखो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चाइना चाह रहा है कि उसे किसी भी तरीके से भारत का मार्केट का एक्सेस मिल जाए और वो वापस से भारत में अपना सामान बेच सके, पर भारत ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है कि वो RCEP को साइन नहीं करेगा। और ये अच्छी बात भी है। भारत जितना अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में लगा रहेगा उतना ही भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को कुछ फायदा नहीं हुआ है, उल्टा लॉस ही हुआ है। तो भारत RCEP को ज्वाइन ना करके फायदे में ही रहेगा। अगर भारत को फ्यूचर में RCEP को ज्वाइन करना है तो उसे सबसे पहले अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को मजबूत करना होगा, तब जाके वो RCEP को ज्वाइन कर सकता है। एक बात आप सोच रहे होंगे कि RCEP को ज्वाइन ना करके कहीं भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया को नाराज ना कर दे और ये देश भारत के साथ अपनी ट्रेड बंद ना कर दे। तो देखो ऐसा नहीं होगा। भारत की सभी देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड चलती रहेगी। बस जो RCEP के ज्वाइन होने के बाद ट्रेड होती वो नहीं होगी और इससे भारत का रिलेशन बाकी देशों के साथ खराब नहीं होगा।
और भूलो मत यार कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और कोई भी देश यहाँ तक कि चाइना भी भारत के साथ ट्रेड में उलझना नहीं चाहेगा। दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेटीएम और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।